हेलो फ्रेंड्स, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन ओरिजिनेट होते हैं या फिर टर्मिनेट होते हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर यूनिट एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर। ठीक है, जितने भी फील्ड लाइंस पास करते हैं परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से वो प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। अच्छा, जो टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे, और ये एक इंस्टेंटेनियस पाथ भी दिखाता है जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। दो और दो से ज़्यादा फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसा कि जो पॉसिबल नहीं है। छठा प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली प्लेस्ड। ठीक है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, पैरेलल होते हैं और यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलर लूप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट होते हैं कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी इनसाइड द कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फील्ड इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। कोई ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एक नया टॉपिक। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, तो वो देखते हैं। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है देखते हैं। जब अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को जो शुरुआत में रेस्ट में था उसे अगर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है ये हमें इससे देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और उस पर जो चार्ज q है और इनिशियली वो रेस्ट पे है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ जो है वो E के बराबर है। तो उस पर जो फोर्स ऑकर करेगा वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के इनटू के बराबर होगा, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू QE के बराबर होगा। वो दोनों पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के लिए ऐसा ही होगा। फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्स एंड एक्सेलरेशन कैसा होता है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल वो फोर्स होगा QE के बराबर, और जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही निगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज, मतलब कि फोर्स द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा फोर्स। हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स क्या होता है QE और पर यूनिट मास। ठीक है, तो सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन कांस्टेंट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, थस मोशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मान लीजिए अब हमें वेलोसिटी पता कर रहे हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल का। तो मान लीजिए सपोज कोई चार्ज पार्टिकल A है, सपोज एट अ पॉइंट A पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब कोई पार्टिकल पॉइंट A पे रेस्ट पे है और कुछ टाइम t के बाद वो पॉइंट B पे पहुंच जाता है। तो अब हम देखते हैं, तो V जो है उसमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B के बराबर होगा। ठीक है, S जो है उस दोनों के बीच का सेपरेशन होगा, सेपरेशन बिटवीन A एंड B। तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, V फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इनिशियली जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, तो अगर हमें उसका फाइनल वेलोसिटी
लोगों ने निकाला था क्यू ई बाई एम, तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू ई टी बाई एम, क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू टाइम है, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन 2 यूज़ करते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन 2 होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी हो, ए एक्सेलरेशन है और एस चार्ज सेपरेशन या फिर डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो u है वो इनिशियली जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, इस कारण से u की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो अब हमें इस यहाँ से v स्क्वायर यानी कि v की वैल्यू निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है क्यू ई बाई एम इंटू एस डिस्टेंस। तो इससे हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 बाई एम इंटू एस, ओके। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू 2 QE एस बाई एम, ओके। अब मोमेंटम हमें निकालना है। मान लीजिए अब हमें फाइनल वेलोसिटी पता चल गई है, तो इससे हम मोमेंटम निकाल सकते हैं उसी पार्टिकल का। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें पता चल गया QET बाई एम, और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास और मास जो यहाँ का है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा मोमेंटम जो है उस पार्टिकल का वो आ जाएगा QET। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पता होगा, उस पार्टिकल द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी गेंड होगा टाइम टी में वो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ mv² होता है। यहाँ पे m जो है वो मास को डिनोट करता है और v जो है वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कितने के बराबर होता है QET का स्क्वायर बाई m, ठीक है। और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर बाई 2m इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब दूसरा चीज़ जो है वो हम देखने जा रहे हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है, तो ये डिस्क्राइब करेगा उस चार्ज पार्टिकल के पैराबोलिक पाथ को, जैसा कि दिखाया गया है इस पैराबोलिक पाथ को दिखाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, तो थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय द इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू ut। Since the motion of a particle is accelerated along y-axis, we will use equation of motion for uniform acceleration to determine displacement y for s is equals to ut plus half at square. Again a equation of motion. We have initially u is equals to 0, then y is equals to half at square. That is displacement along y axis will increase rapidly with time. That is y is since y is directly proportional to t square from displacement of x axis is equals to x by u. So y is equals to half QE by m by x by u का square. This is the equation of parabola which shows y is directly proportional to x square, that distance, okay. अगेन अगर हमें पता करना है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए किसी इंस्टेंट टी पे हमें वेलोसिटी पता करना है, तो जो उसका वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो QET बाई m के बराबर हो जाएगा। और जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनिशियल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ v हमें निकालना है, वेलोसिटी एट किसी भी इंस्टेंट पे एनी इंस्टेंट पे हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा √v एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसको u माना है हम लोगों ने, और वाई एक्सिस के तो हमें पता ही है QET बाई m के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट या फिर किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वो बराबर होगा √u स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर बाई m स्क्वायर के, ठीक है। और tan थीटा क्या हो जाएगा Vy बाई Vx, ठीक है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सिस्टम। देखिए दो चार्जेस सिस्टम का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। तो इट इज़ ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डिजाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कंजर्वेटिव फोर्स और कूलम्ब फोर्स, नेगेटिव ऑफ अपोजिट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और कूलम्ब फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2. Suppose the charge Q1 is fixed and the charge Q2 is taken from a point A to B. मान लीजिए कि एक सिस्टम ऑफ दो चार्जेस को आप लोगों ने कंसीडर किया जो कि होता है Q1 और Q2। अब Q1 को फिक्स्ड कर दीजिए और Q2 को एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक ले जाते हैं, तो क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए इस फिगर से आप देख सकते हैं Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R1, ठीक है। अब जो Q2 है, Q1 को हम लोगों ने फिक्स कर दिया और Q2 को मूव किया पॉइंट B तक, ठीक है। अब पॉइंट B तक मूव करते हैं तो एक्चुअल R2 डिस्टेंस तक उसे मूव किया, मतलब कि फिक्स डिस्टेंस से जो B का डिस्टेंस है वो R2 का है। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज Q2 इज फोर्स Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square R cap, ठीक है। The total work done as the charge Q2 moves from B to C is work is equals to integration R1 from R to Q1 Q2 4 pi epsilon naught R square dr and Q1 and Q2 4 pi epsilon naught is type a constant। इसे हम लोग बाहर निकालते हैं और अब इंटीग्रेट कर देते हैं dr को। जब dr को इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 के फॉर्म में, ठीक है। अब देखें द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UR2 माइनस UR1 इज देयरफॉर UR2 माइनस UR1 इज इक्वल्स टू कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught 1/R2 माइनस 1/R1। हेयर आप करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ 1/R2 होगा क्योंकि जो अपर लिमिट होता है में से लोअर लिमिट को हम लोग माइनस करते हैं जो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ R2 होगा और यहाँ पे R1 होगा, ठीक है। तो the potential energy of the two charges system is assumed to be zero when they have infinite separation। जब जो पोटेंशियल एनर्जी है दो चार्ज सिस्टम का उसे हम हमेशा मतलब जीरो एज्यूम करते हैं जब वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखे गए हों। तो द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन इज R, मतलब कि जब सेपरेशन R हो तब क्या होता है, तो UR पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू UR माइनस U इन्फिनिटी पे जीरो होता है तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाता है और 1 बाई इन्फिनिटी डिफाइंस एज जीरो। द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स essentially on the separation between the charges and is independent of the spatial location of the charge particle। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड्स एसेंशियली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करती है और स्पेशियल लोकेशन के इंडिपेंडेंट होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ चार्जेस। ये इक्वेशन हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ चार्जेस की देती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इन द एवर फार्मूला टेक साइन ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हमें फॉर्मूला में Q1 और Q2 का साइन साथ में लेके चलना होगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी जिसे हम लोग एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड by a particle having one quantum of charge 1e when accelerated by 1 volt that, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो एनर्जी एक्वायर्ड किसी भी पार्टिकल द्वारा जब वो 1 क्वांटम चार्ज को ऑकर कर ले और जब उसे
व्हेन एक्सेलरेटेड बाई 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करा जाए और वो 1 क्वांटम ऑफ चार्ज को प्राप्त कर ले, उसे हम लोग उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 जूल पर कूलम। तो ये इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और जूल इज़ द MKS यूनिट और SI यूनिट, और इसका जो CGS यूनिट होता है जूल का, वर्क का, एनर्जी का, वो होता है अर्ग। तो अर्ग कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, मान लीजिए हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है ऐसे सिस्टम का जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस रखे गए हैं। तो इफ़ सिस्टम ऑफ n चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड फॉर ईच पेयर एंड देन ऑल एनर्जी सो ऑब्टेन्स आर एडेड एल्जिब्रिकली, that is U is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 Q2 Q3 R23 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है। अगर सिस्टम ऑफ n चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईच पेयर, कैलकुलेटेड फॉर ईच पेयर एंड देन ऑल एनर्जी सो ऑब्टेन्ड आर एडेड अल्जेब्रिकली। तो सारे जो एनर्जीज़ हैं उनको इंडिविजुअली लिखते हैं और सारे को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं। और जो इन केस में अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं du इज इक्वल्स टू डी क्यू इंटू भी। यहाँ पे भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, q चार्ज है और u पोटेंशियल एनर्जी है, और इंटीग्रेट उसे कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस यहाँ दिया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, जो डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच का, और Q2 Q3 R23 जो कि डिस्टेंस है Q2 चार्ज और Q3 चार्ज में, और Q3 Q1 जो कि डिस्टेंस है R31, मतलब कि Q3 चार्ज और Q1 चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उससे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया है जो मेरे एक फ्रेंड का है, जो आपको मैथ्स से रिलेटेड बातें बताएगा, मैथ्स से, तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।